शानदार ओहदा, उम्दा काम, एक जबरदस्त रुतबा, एक अनोखी पहचान आपके पास भी है। इन सभी पदों को प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर, जिसमें आपको मिलते हैं सीबीआई, इनकम टैक्स मंत्रालय जैसे बेहद ही शानदार पद। आप सभी को एसएससी सीजीएल में 100% सिलेक्शन दिलाने का संकल्प लिए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए संकल्प बैच, जिसमें आपकी सभी क्लासेस एकदम बेसिक से चल रही हैं। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का संकल्प बैच और दे अपने सपनों को एक नई उड़ान। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करिए एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पे कॉल करें। हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप लोग? मैं दुष्यंत सागर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मेकर में। तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। भाई कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आप लोग आ जाइए। फिर हम लोग क्या करते हैं भैया, क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को समझते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई? तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। भाई चलो जी, हम लोग क्या करते हैं, क्लास को बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो आपकी क्लास होती है डेली होती है दिन में 11 बजे। ठीक है भाई? डेली होती है दिन में 11 बजे। तो ये टाइम आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए कि हाँ भाई सुबह सागर सर की क्लास होनी है। ठीक है? इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, जीके जीएस के क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या करते हैं? जीके जीएस के क्वेश्चन पढ़ते हैं, और वो क्वेश्चन पढ़ते हैं जो आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आए हैं, सीएचएसएल के एग्जाम में आए हैं और एमटीएस के एग्जाम में आए हैं। ठीक है भाई? क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई? और हर क्वेश्चन के बारे में समझते हैं कि आपके क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। ठीक है? चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट हैं जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप लोगों में से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसकी, सीजीएल की, तो सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ के लिए हमारा बहुत बढ़िया बैच चलाया गया है, संकल्प 3.0 बैच। ठीक है भाई? और इसके लिए खास बात यह है कि ये अभी बिल्कुल नया है, यानी 10 मार्च को स्टार्ट हुआ है। कब? 10 मार्च को स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, दिन में 2-2, 3-3, 4-4 क्लासेस लेके, एक साथ कंटिन्यू क्लासेस लेके आप लोग इस बैच को कवर कर सकते हो, और इसमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है भाई? बहुत ही बढ़िया क्लासें चल रही हैं। तो आप लोग इस कोर्स को खरीद सकते हो। आप लोग कितने में? मात्र 499 में। लेकिन 499 पर भी आपको क्या मिल जाएगा, 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और SSC 20 कोड यूज आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है भाई? तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग पढ़ते रहिए, है ना? और कोर्स लेने से ये हो जाता है कि हमारा एक रिदम बन जाता है कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है? बकाया ग्रुप डी के लिए हमारा श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है 350 रुपए का, और एनटीपीसी के लिए हमारा तेजस बैच चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है भाई? और एमटीएस के लिए हमारा मुक्ति बैच चल रहा है, बहुत ही धांसू बैच है, 399 रुपए में। ठीक है? मुक्ति बैच। चलो जी, तो आज की इस क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, इसका आप लोग क्या कीजिए, आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा क्या किया गया था, प्रदान किया गया था? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, या 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, या 50वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में, या फिर आपका 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1992 में। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा भैया? देखो यहां पे 50 तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि 1992-93 में ये शुरू हुआ था। तो आंसर क्या आ जाएगा? 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आंसर क्या लगा देंगे आप लोग? परफेक्टली आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है भाई? डी आंसर आ जाएगा। और क्या कह रहा है, स्थानीय शासन, ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है? यानी एक प्रकार से पंचायती व्यवस्था को दर्जा दिया गया था। किसको? पंचायती व्यवस्था को। पंचायती व्यवस्था। यदि शहरी होता तो नगर पालिका, नगर परिषद वगैरह लिखा होता। ठीक है भाई? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है? ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि कौन सा विकल्प गलत है। अब आपको यहां पे समझ में नहीं आएगा कि हम किस प्रकार से या किस एंगल से देखें इसको। ठीक है? तो देखो हमारे भारत में पुर्तगाली भी आए, हमारे भारत में डच भी आए, हमारे भारत में अंग्रेज भी आए, और हमारे भारत में फ्रांसीसी लोग भी आए। ठीक है?
और सबने अपनी अपनी कंपनियां खोली और सबने भारत में क्या किया, व्यापार किया। लेकिन किस कंपनी या किस लोगों ने सबसे पहले अपना जो व्यापार की जो कोठी खोली वो कहां खोली, या फिर व्यापार की कंपनी खोली वो कहां पे स्थापित की? तो पुर्तगालियों ने पणजी में, गोवा के पणजी में क्या खोली, अपनी कंपनी खोली, स्थापित की, ठीक है। डच लोगों ने मछलीपट्टनम में खोली, बिल्कुल ठीक है। अंग्रेजों ने मद्रास में अपनी कंपनी खोली, बिल्कुल ठीक है। फ्रांसीसियों ने कहां पे, दिल्ली में नहीं, फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी में अपनी कंपनी खोली। कहां पे, पांडिचेरी में, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है पांडिचेरी। और पांडिचेरी की स्थापना भी किसने की थी, फ्रांसीसियों ने ही की थी। पांडिचेरी हमारा क्या है मेरे भाई, एक यूटी है, यूटी। और इसको यूटी कब बनाया गया था, 1954 के आसपास बनाया गया था यूटी, ठीक है भाई, क्लियर है। पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी ही है। और पांडिचेरी में टोटल जिलों की संख्या कितनी है, टोटल जिलों की संख्या कितनी है, तो मेरे भाई 4 जिले हैं टोटल। कितने, 4 जिले। समझ गए बात को? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो, ये अंग्रेज लोग हो जाएंगे जो हमारे भारत में आए। तो पुर्तगाली कब आए, 1498 में आए। अंग्रेज कब आए, 1600 ईस्वी में आए। अब आप कहोगे सर अंग्रेज 1600 ईस्वी में, नहीं, ये तो पहले आ गए थे। हाँ बिल्कुल आ गए थे, लेकिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1731 में हुई थी, ठीक है भाई। तो इनको आप लोग इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये इनका क्रम है, कभी कभी क्रम से लगाने के लिए भी आ जाते हैं, ठीक है, कभी कभी क्रम से लगाने के लिए भी आ जाते हैं। तो आप लोग इनको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ये देखो, पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। यह किस राज्य का हाईकोर्ट है? अरे वाह, इतना आसान क्वेश्चन। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी भैया? पटना हाईकोर्ट, पटना का पुराना नाम हो जाएगा पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र हो जाएगा, ठीक है भाई। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र हो जाएगा। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी किसने? उदयन ने, उदयन। और जो उदयन है मेरे भाई, ये हर्यक वंश का राजा था, हर्यक वंश का राजा था, ठीक है भाई। तो उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। बाद में इसी पाटलिपुत्र का नाम रखा गया पटना। और पटना में जो हाईकोर्ट है वो किसका है? बिहार का है, बिहार का हाईकोर्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा आपका भाई ए आंसर आ जाएगा। पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई कब थी? तो आप कहोगे भैया 1916 में हुई थी। तो बात ये नहीं है कि 1916 में हमने पटना हाईकोर्ट को पढ़ लिया बस और राधे राधे, नहीं, हम यहां से और भी चीजों को समझ सकते हैं। जैसे कि 1916 में और क्या हुआ था? 1916 में बीएचयू की स्थापना भी हुई थी। बीएचयू की स्थापना हुई थी। किस किसने की थी भैया? सबसे मेन जो रोल था वो मदन मोहन मालवीय का था। मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट भी थी, ठीक है भाई। गांधी जी ने भी एक सहयोग किया था, राजस्थान के राजा ने भी सहयोग किया था। लेकिन मेन जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? मदन मोहन मालवीय को जाता है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। तो जिसका भी आंसर आ रहा है ए, वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कहां पे है? बिहार में। तो बिहार में मेरे भाई गौतम बुद्ध पक्षी विहार है, और कंवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है, नकटी डैम है बिहार में, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, और वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग क्या कीजिए भैया, नोट कीजिए बिहार के बारे में, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर कीजिए आप लोग सभी बच्चे। विश्व निमोनिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो विश्व निमोनिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ था? हमारा भारत का संविधान बनकर क्या हो गया था? रेडी हो गया था। इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। और 26 नवंबर को ही प्रस्तावना को संविधान में अपनाया गया था। प्रस्तावना को क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। 10 दिसंबर को हम लोग मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। तो 12 नवंबर को हम लोग क्या मनाएंगे? 12 नवंबर को मेरे भाई विश्व निमोनिया दिवस मनाएंगे। क्या? विश्व निमोनिया दिवस मनाएंगे। शाबाश, सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो नवंबर के इंपोर्टेंट डेज, यहां से आप लोग नवंबर के इंपोर्टेंट डेज भी याद कर सकते हैं। जैसे 1 नवंबर को हम लोग विश्व शाकाहारी दिवस मनाते हैं,
5 नवंबर को हम लोग सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं। 11 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। 16 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। और 21 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व मत्स्य दिवस मनाते हैं। और 26 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए मेरे भाई, शाबाश। इनको आप लोग क्या करते चलिए मेरे भाई, नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बारामती स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। तो स्टेडियम है हमारे भारत में, कौन कौन से स्टेडियम फेमस हैं ये हम आपको बताएंगे। केवल यही नहीं, ये भी आपको क्या करना है, याद करना है। देखो ध्यान दो, जरा ध्यान दो इन पॉइंटों पर भाई, है ना। जैसे कि वानखेड़े स्टेडियम कहां पे है? मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। फिरोजशाह कोटला स्टेडियम नई दिल्ली में। और मिथिलेश स्टेडियम ये आपका पटना में आ जाएगा। कहां पे? पटना में है। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में। मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में है। चिदम्बरम स्टेडियम कलकत्ता में है। सॉल्ट लेक स्टेडियम कलकत्ता में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। होलकर स्टेडियम इंदौर में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। तो ये इंपोर्टेंट हमारे भारत के क्या हो जाएंगे, स्टेडियम हो जाएंगे, जो कि भारत के अलग अलग शहरों में क्या है, स्थित हैं। और ये हमसे पूछे जाते हैं कि कौन सा स्टेडियम किस शहर में स्थित है, कौन सा स्टेडियम किस शहर में स्थित है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग क्या कर लो, एक बार नोट कर लो। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग नोट कर लीजिए। ये देखो, दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा जैन मंदिर आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है ये कहां पे है? ये अरावली पर्वत श्रेणी पर है। अरावली पर्वत श्रेणी पर है। अरावली पर्वत श्रेणी पर है, ठीक है भाई। अरावली पर्वत श्रेणी पर क्या है, एक मेरे भाई, एक माउंट आबू है। क्या है? माउंट आबू। माउंट आबू, माउंट आबू है। आबू माउंट आबू है, ठीक है भाई। तो वहीं पर क्या है, ये माउंट आबू पर बनवाया गया है दिलवाड़ा जैन मंदिर। किसने बनवाया था? बिमल पाल ने बनवाया था, जो कि एक सोलंकी शासक था। क्या था? सोलंकी शासक था, शासक, ठीक है भाई। दिस इज क्लियर। आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी ऑप्शन आ जाएगा, है ना। दिलवाड़ा जैन मंदिर ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। अगली बात ये है, अरावली पर्वत श्रेणी क्या हो जाएगी? अरावली पर्वत श्रेणी एक ऐसी पर्वत श्रेणी है जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है ना। ये क्या हो जाएगी? विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, ठीक है भाई। इसका सबसे ऊंचा बिंदु क्या हो जाएगा? गुरु शिखर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। गुरु शिखर, गुरु शिखर क्या है मेरे भाई? सबसे ऊंचा बिंदु है, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर इसकी हाइट है। यह भी आपको पॉइंट नोट कर लेना है। तो गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। और ये राजस्थान के सिरोही जिले में है। राजस्थान के सिरोही जिले में है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी ऑप्शन। बाबर का मकबरा कहां है? बाबर की मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर। बाबर के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी मेरे भाई दिसंबर 1530 में। दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। और बाबर का मकबरा सबसे पहले कहां पे? आगरा में बनवाया जाता है। आगरा में बनवाया जाता है। लेकिन एक बाबर की मैडम होती है यूसुफजई, जो कहती है नहीं, हमारे बाबर का मकबरा आगरा में नहीं, काबुल में होना चाहिए। कहां पे होना चाहिए? काबुल में होना चाहिए, क्योंकि बाबर की मुलाकात हमसे सबसे पहले काबुल में हुई थी। तो उनके कहने पर बाबर की अस्थियों को आगरा से कहां ले जाया गया था? काबुल में ले जाया गया था। और इनका मकबरा वहीं पर डिजाइन किया गया था। तो बाबर का मकबरा कहां है? काबुल में है। कहां है? काबुल में है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा। बाबर कौन था? बाबर कौन था मेरे भाई? बाबर ही तो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मुगल वंश की स्थापना की। मुगल वंश की स्थापना की। और कब? 1526 में। और 1857 तक चली। 1526 से लेकर 1857 तक ये मुगल वंश चला मेरे भाई। तो मुगल वंश का एक बहुत बड़ा रोल रहा हमारे इंडियन हिस्ट्री में। मुगल वंश का बहुत बड़ा रोल रहा, ठीक है भाई। और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। क्लियर है? आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी ऑप्शन आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, मटकी डांस कहां का है? तो आप कहोगे भैया मटकी डांस तो मध्य प्रदेश का है। मां से मटकी, मां से मध्य प्रदेश।
मटकी डांस कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। ये मैक्सिमम कुछ राज्यों के क्या है, लोक नृत्य हैं जो आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं मेरे भाई। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कजरी डांस होता है, छोरा डांस होता है, रासलीला डांस होता है, रासलीला डांस होता है, चरकुला डांस होता है। हरियाणा में भैया धमाल डांस होता है, मंजीरा डांस होता है। उत्तराखंड में गढ़वाली डांस होता है, ठीक है, और कुमायूनी डांस होता है, कुमायूनी। गुजरात में गरबा डांस होता है, डांडिया डांस होता है। पंजाब में गिद्दा डांस होता है, भांगड़ा डांस होता है, ठीक है भाई। राजस्थान में आपका एक तो प्रसिद्ध है घूमर डांस होता है ना, और कालबेलिया डांस होता है, कालबेलिया डांस होता है, ठीक है। घूमर और कालबेलिया हो गया। गणगौर डांस आपका राजस्थान में होता है। महाराष्ट्र में एक तो कोली डांस हो जाएगा, तमाशा डांस हो जाएगा, और नकटा डांस हो जाएगा, लावड़ी डांस हो जाएगा आपका, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। बिहार में जाट जटनी डांस होता है, जाट जटनी फेमस है भैया, जाट जटनी डांस बिहार का। और बिहार में विदेशिया डांस होता है, कौन सा? विदेशिया डांस भी होता है। मध्य प्रदेश में कर्मा और सैला और राई नृत्य भी होता है। ओडिशा में ओडिसी डांस होता है, और गोवा में दक्कनी डांस होता है, और पश्चिम बंगाल में कीर्तन डांस होता है। कौन सा? कीर्तन। इन पॉइंटों को आप लोग नोट कीजिए, ठीक है भाई। इनमें आपके क्या लिखे हैं भैया? प्रसिद्ध राज्यों के इंपोर्टेंट लोक नृत्य लिखे हैं। इसका आंसर करो आप लोग फटाफट से। सभी बच्चे क्या करेंगे मेरे भाई? आंसर करते चलेंगे। होली रंगों का त्योहार है जिसे हिंदू माह में मनाया जाता है। कहने का मतलब यह है, जो होली है ये हिंदू के किस माह में मनाया जाता है? आश्विन में मनाया जाता है, फाल्गुन में मनाया जाता है, श्रावण में मनाया जाता है, या कार्तिक में मनाया जाता है? तो श्रावण में क्या मनाया जाता है? रक्षाबंधन मनाया जाता है। लेकिन जो फाल्गुन और चैत्र वाला जो टाइम होता है, इसमें क्या मनाई जाती है? होली मनाई जाती है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा मेरे भाई बी ऑप्शन, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा बी। क्लियर है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। क्लियर है भाई? चलो जी नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो वंदे मातरम ये सबसे पहली बार गाया गया था 1896 में गाया गया था। आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा डी। और ये कहां गाया गया था? कलकत्ता में। कहां पे? कलकत्ता में गाया गया था मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले राष्ट्रगान कब गाया गया था? राष्ट्रगान कब गाया गया था? राष्ट्रगान, तो आप कहोगे राष्ट्रगान सबसे पहले 27 दिसंबर को, 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था राष्ट्रगान। और वो भी कहां पे? कलकत्ता में। कहां पे? कलकत्ता में गाया गया था। समझ गए आप लोग बात को? क्लियर है? तो राष्ट्रगान सबसे पहले 1911 में गाया गया था, और राष्ट्रीय गीत सबसे पहले 1896 में गाया गया था। और राष्ट्रगान को यहां से और राष्ट्रीय गीत को यहां से, दोनों को संविधान सभा में कब जोड़ा गया था? तो 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा ने अपनाया था राष्ट्रगान को और राष्ट्रीय गीत को भी। लेकिन संविधान सभा ने तिरंगे झंडे को कब अपनाया था? तो आप कहोगे 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 में जो तिरंगा झंडा है वो संविधान सभा ने अपनाया था। क्लियर है भाई? शाबाश। आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? तो 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर। आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर करो आप लोग। कह रहा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली वायसराय था? कौन सा पुर्तगाली वायसराय था? कॉम्टे डी लेली थे? नहीं थे। डुप्ले थे? डुप्ले तो फ्रांसीसी गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव था? रॉबर्ट क्लाइव पुर्तगाली गवर्नर नहीं था। तो आंसर आ जाएगा फ्रांसिस डी अल्मीड़ा। फ्रांसिस डी अल्मीड़ा एक ऐसा व्यक्ति था जो भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर बन के आया था, जो भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर बनकर आया था। क्लियर है भाई?
अगला क्वेश्चन ये देखो, नींद के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नींद, अब देखो अब तो नींद का ही काम चल रहा है। अभी ये मार्च निकला है। अब मार्च के बाद अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने ऐसे निकलेंगे कि कुछ पूछो मत। ठीक है, नींद ज्यादा आएगी, पढ़ाई कम होगी, ऐसा होता है, ऐसा होता है भाई। ठीक है, लेकिन बस यही तो दिन है अपने आप को कंट्रोल करने के। आप कंट्रोल कर गए इस नींद को तो फिर राजा बाबू हो, फिर तो कोई बात ही नहीं है। समझ गए बात को? और क्लास को लाइक और शेयर करते चलेंगे मेरे भाई, क्लास को लाइक और शेयर करते चलेंगे। नींद के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिप्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिप्नोलॉजी कहा जाता है मेरे भाई। आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। कह रहे हैं मनुष्यों में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो हमारा जो बॉडी होती है, बॉडी स्ट्रक्चर, इसके अंदर हड्डियां भी हैं, मांसपेशियां भी हैं। तो मांस जो हड्डियों से जुड़ा रहता है वो किसके कारण जुड़ा रहता है? ठीक है, जब मांसपेशी किससे जुड़ी होती है? हड्डी से जुड़ी होती है। हड्डी से जुड़ी होती है। किसके कारण? तो आप कहोगे आपका कंडरा के कारण, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडन। जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या लगाओगे आप लोग? बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या लगा दोगे? आप कहोगे भैया क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हम ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए। ठीक है, ए लगाएंगे। अब बात करते हैं मनुष्यों में हड्डी के जोड़ को क्या कहा जाता है? हड्डी से हड्डी के जोड़ को, जैसे ये उंगलियां हैं, ये एक हड्डी इधर है, एक इधर है, एक इधर है, आपस में ये क्या है? कनेक्टेड है कनेक्टेड। तो हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहा जाता है? हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहा जाता है? हड्डी के जोड़ को क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे भैया लिगामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिगामेंट कहा जाता है, या इसको स्नायु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नायु। कभी स्नायु के नाम से आ जाएगा, कभी लिगामेंट के नाम से आ जाएगा। जैसे इसको कंडरा बोला गया है। क्या बोला गया है? कंडरा, यानी इसको टेंडन भी बोला जाता है। समझ गए आप लोग बात को? हाँ, तो ये किसी भी नाम से आ सकता है, आपको घबराना नहीं है। लेकिन जो नहीं पढ़ेगा वो घबराएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो घबराएगा, सिंपल सी बात है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य रहित रोग नहीं है? खाद्य रहित रोग नहीं है। अम्यता, हैजा, इन्फ्लुएंजा, या फिर क्या हो जाएगा आपका? या फिर यकृत शोध, या फिर क्या हो जाएगा मेरे भाई? यकृत शोध। क्वेश्चन नंबर 15 है, बताइए आप लोग, तो कौन सा हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा। खाद्य रहित रोग नहीं है, है ना? हाँ, परफेक्ट आंसर सी। इसका आंसर कीजिए आप लोग। हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी है? तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? लगभग 21% है। कितनी है? 21% है। लेकिन वही हम बात करें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? नाइट्रोजन, तो आप कहोगे भैया 78% है। 78% नाइट्रोजन की है। तो CO2 की मात्रा कितनी है मेरे भाई? 0.3%। 0.3% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे वायुमंडल में। ये देखो जरा, कार्बन डाइऑक्साइड 0.36, आप 6 लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, 0.36% कार्बन डाइऑक्साइड है। आर्गन 0.93% है। ऑक्सीजन 20.95, यानी राउंड फिगर में 21% ही है। नाइट्रोजन 78% है। यही सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। यहां से एक तो हीलियम भी पूछ लिया जाता है और हाइड्रोजन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन कितनी मात्रा में है वायुमंडल में। आनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ क्या होता है? डीएनए, आनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ क्या होता है? बताइए आप लोग के डीएनए का अर्थ क्या होता है? डी न्यूरो एसिड नहीं, डेली न्यूज एनालिसिस दैनिक समाचार विश्लेषण। ये जो डीएनए है ये क्या करता है? दैनिक समाचार विश्लेषण करता है। या फिर डिटॉक्सिक न्यूरो एसिड हो जाएगा? नहीं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आंसर आपका डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, जो आपका डीएनए होता है। ऐसे ही एक आरएनए होता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए कहां पे पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है, कोशिका की। क्लियर है भैया? सेल का जो सेंटर होता है, केंद्रक होता है, उसमें पाया जाता है। ठीक है भाई? तो डीएनए कहां पे पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है।
कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए। किस यंत्र की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जा सकती है? व्याप्त आर्द्रता मापी जा सकती है। आर्द्रता को किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से। आंसर ए, सिंपल सी बात है, आंसर ए। ठीक है। फेदोमीटर से हम लोग क्या करेंगे? फेदोमीटर से हम लोग समुद्र की गहराई मापेंगे। समुद्र की गहराई मापेंगे, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, समुद्र की गहराई मापेंगे। 19 का आंसर कीजिए आप लोग। आकाश का रंग नीला प्रकाश के कारण दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, ये आपको बताना है। आकाश का जो रंग नीला है, आपने देखा होगा आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? फटाफट से आप लोग बताइए कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णित कौन सी किरण होती है? बैगनी किरण होती है। तो जो बैगनी किरण होती है, इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है और ये पूरे वायुमंडल में फैल जाती है। जब पूरे वायुमंडल में फैल जाती है तो वायुमंडल का कलर कैसा हो जाएगा भैया? नीला हो जाएगा। ठीक है, नीला हो जाएगा। तो जब वायुमंडल का कलर नीला हो जाएगा तो हमें आकाश भी नीला ही दिखाई देगा। वैसे रियलिटी में आकाश का रंग कैसा है? रियलिटी में आकाश का रंग काला है। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्र का पानी भी हमें नीला दिखाई देता है। तो समुद्र का पानी इसलिए नीला दिखाई देता है क्योंकि समुद्र के ऊपर क्या है? आकाश है। तो ऊपर जब आकाश नीला है तो भाई वही तो प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, तो इसीलिए समुद्र का पानी हमें नीला दिखाई देता है। दिस इज क्लियर। तो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग हमें क्या होता है? नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। ठीक है भाई, क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कौन सी किरण ज्यादा होती है प्रकीर्णित? तो हमने अभी आपको बताया है कि भैया बैगनी किरण, बैगनी। तो ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सदिर अट्टम के नाम से जाना जाता है? किस नृत्य शैली को सदिर अट्टम के नाम से जाना जाता है? ये आपका 20 क्वेश्चन है और यही आपका क्या है मेरे भाई? लास्ट क्वेश्चन है। यही आपका क्या हो जाएगा? लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है भाई, और यही आपका क्या है? होमवर्क क्वेश्चन है। यही आपका क्या है? होमवर्क क्वेश्चन है। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। आपको क्या करना है? कमेंट करना है, और कौन कितना जानता है इस क्वेश्चन के बारे में वो आप लोग क्या करेंगे? हमें जरूर बताएंगे। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीजें और भी हैं जो हम लोग समझेंगे। जैसे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी के लिए हमारा बहुत बढ़िया बैच चलाया गया है, श्योर सिलेक्शन बैच। आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। आप तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की, तो आप लोग हमारे तेजस बैच के साथ जुड़ सकते हैं 499 में। आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ की, तो आप हमारे संकल्प बैच के साथ जुड़ सकते हैं। मात्र फीस है 499, बहुत ही बढ़िया बैच है। 10 मार्च को स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल नया बैच है। ठीक है भाई, बिल्कुल नया बैच है। यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं एमटीएस की, तो एमटीएस के लिए हमारा मुक्ति बैच चलाया गया है, बहुत ही बढ़िया मुक्ति बैच, जिसकी फीस है कितनी? 399 रुपए इसकी फीस है। तो इन बैचेस के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है भाई, और एक नॉलेज प्राप्त करके एक सरकारी नौकरी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। बकाया आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए, और कल से बिल्कुल धूम मचा देंगे, है ना? चलो जी, तो बकाया कल मिलते हैं सेम जगह सेम टाइम पर। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय हिंद।